हेलो स्टूडेंट, आपके अपने YouTube चैनल एम के सर मैथ क्लासेज में फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर हमने बोर्ड पेपर 12th आरबीएसई बोर्ड पेपर के क्वेश्चन नंबर हमने 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने टोटल सरल कर लिए थे पिछले वाले वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल की तरह है, प्रश्नावली नंबर 11 का ही है, उसके एग्जाम्पल की तरह ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, एक वर्त दे रखा है, एक रेखा दे रखी है y बराबर x, और x अक्ष के मध्यवर्ती प्रथम चतुर्थांश में स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले फिर से इनका वर्त है, इनकी मानक समीकरण यदि देखी जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वर्त की समीकरण, वर्त बराबर इसकी मानक समीकरण ऐसे लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32 को मैं ये लिख सकता हूं 4√2 का स्क्वायर, 4√2 का स्क्वायर मतलब 16 और 2 हो गया 32, यानी कि ये हो गया त्रिज्या। त्रिज्या कितनी हो गई 4√2। तो यहां पर क्षेत्रफल बनाने के लिए देखो आकृति बना लेता हूं मैं। तो ये तो गया वर्त, यहां पर इसकी त्रिज्या 4√2 है, तो ये वाला निर्देशांक कितना हो जाएगा 4√2, 0। ठीक है ना, ये ओ बिंदु, ये मान लो बिंदु है ए। अब यहां से रेखा क्या है y बराबर x, y बराबर x रेखा कुछ इस प्रकार से जाएगी, ये रेखा है y बराबर x, ये x अक्ष x डैश, y अक्ष y डैश, और ये कौन सा बिंदु, मूल बिंदु। अब क्या पूछा है, इन दोनों के मध्यवर्ती रेखा और y बराबर x और x अक्ष के मध्यवर्ती प्रथम चतुर्थांश में स्थित क्षेत्रफल। तो यहां से देखो वर्त, रेखा और x अक्ष के मध्यवर्ती, देखो ध्यान से देखना, पहले लिखा वर्त वे रेखा वे x अक्ष के मध्यवर्ती प्रथम चतुर्थांश में स्थित क्षेत्रफल। तो ये वाला ये इनके बीच में, दोनों के बीच में ये वाला क्षेत्रफल ये निकालना हमें। और यहां पर यदि देखो तो नोटिस करो कि यहां से यहां तक ये वाला हिस्सा, यहां से यहां तक का हिस्सा, तो यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा ये एक रेखा के द्वारा परिबद्ध है, और यहां से लेकर यहां तक का जो हिस्सा है वो वर्त के द्वारा परिबद्ध है। ठीक है ना, मान लो ये बिंदु P ले लो, ठीक है, और ये वाला बिंदु आप ले लो Q, B ले लो, ये B ले लो या A ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, B ले लो यहाँ पर। ठीक है, और बिंदु ये ले लो, M ले लो बिंदु। ठीक है, तो O से लेके B तक तो रेखा आ रही है, और B से A ये वाला परिबद्ध किसके, वर्त के द्वारा। तो यहाँ से दो क्षेत्रफल प्राप्त हो रहे हैं, दो के द्वारा कुल क्षेत्रफल क्या होगा, रेखा के द्वारा परिबद्ध और वर्त के द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल होगा। हमें यदि B पता चल जाए तो यहाँ से रेखा के द्वारा परिबद्ध पता लगा लेंगे, यानी M वाला निर्देशांक क्या होगा, B निर्देशांक, या M वाले जो X निर्देशांक है वो क्या प्राप्त होगा, क्योंकि क्या ज्ञात करना, X अक्ष के मध्यवर्ती। तो जो सीमाएं प्राप्त होगी वो X अक्ष वाली प्राप्त होगी। तो समीकरण नंबर यहां से इसको 1 दे दूं मैं, और रेखा y बराबर x, इसको क्या कह दो 2। तो समीकरण नंबर 1 वे 2 से, 1 वे 2 से देखो y की जगह लिखूंगा तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, और 4√2 का स्क्वायर मतलब 32, तो ये हो गया 2x स्क्वायर बराबर 32। तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 का भाग 32 में जाएगा तो 16, तो x बराबर प्लस माइनस 4। समझ में आ गई होगी बात, x बराबर प्लस माइनस 4। अब समीकरण नंबर 2 से तो y बराबर कितना देगा, y बराबर x है, तो यहां से y बराबर कितना देगा, y बराबर भी प्लस माइनस 4। तो बिंदु क्या प्राप्त हो गए, देखो प्लस माइनस 4, तो ये वाला बिंदु तो हो गया x का 4 और y का भी 4, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में है तो प्लस ही होंगे। तो ये वाली जो रेखा हो गई, देखो ध्यान से देखना, ये वाली रेखा, तो ये वाला जो m निर्देशांक है, m निर्देशांक कितना हो गया, m वाला निर्देशांक, तो m वाला निर्देशांक हो गया 4,0 प्राप्त हो गया। क्लियर बात है ना, m वाला निर्देशांक क्या हो गया 4,0 प्राप्त हो गया। तो 0 से m तक और m से a तक लिमिट लग जाएगी, 0 से m तक, जो 0,0 o है यहाँ पर, o का मतलब ये हो गया 0,0, 0 से 4 और 4 से 4√2 तक अभी क्षेत्रफल प्राप्त होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर बिंदु जो B हो गया, बिंदु B तो गया 4,4, और M कौन सा गया बिंदु हो गया 4,0 होगा। ठीक है, अब लिखें कि अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट छायांकित क्षेत्रफल, अभिष्ट छायांकित क्षेत्रफल, देखो कौन कौन सा होगा, OMBO, OMBO का क्षेत्रफल प्लस
एम ए बी एम का क्षेत्रफल, ये दो क्षेत्रफल प्राप्त हो गए। इन दोनों के योग से हमें ये दोनों प्राप्त होंगे, यानी एक तो ये वाली स्ट्रिप्ट, इसको स्ट्रिप्ट कह सकते हैं यहाँ पर dx लेकर के, और यहाँ पर भी एक स्ट्रिप्ट बना सकते हैं आप। ये स्ट्रिप्ट हमें बताती है हम समाकलन कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी यहाँ तक का क्षेत्रफल और यहाँ तक का क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल निकालेंगे। देखें किस प्रकार से, तो यही करवा देता हूं पहले। तो ओ एम बी ओ का क्षेत्रफल यानी कि 0 से लिमिट कहां चलेगी, 0 से 4, देख लो 0 से लेकर के 4 तक, और y dx लिख दूं मैं यहां पर। और ये वाला y किसके लिए लिया गया, इस रेखा के लिए लिया गया। देखो ये वाली क्या है, एक रेखा है जिसके द्वारा परिबद्ध क्षेत्र आ रहा है, ये वाला जो क्षेत्र आ रहा है वो रेखा के द्वारा परिबद्ध, यानी कि y रेखा के द्वारा, किसके द्वारा, ये रेखा द्वारा, ठीक है। और दूसरा 4 से लेकर के 4√2 y dx, और ये किसके द्वारा परिबद्ध है, वर्त के द्वारा, किसके द्वारा, वर्त के द्वारा परिबद्ध है। अब बस मान लिखने हमें और सोल्व करना है। क्या, देखो 0 से 4, रेखा क्या है, y बराबर x, तो y की जगह क्या लिख देंगे, x dx, तो ये तो जाएगा x dx। और 4 से 4√2, 4 से 4√2, और ये वाला हिस्सा कौन सा, देखो ये वाला वर्त का ही तो हिस्सा है, 4 से 4√2 वाला, यहां से यहां तक वर्त के द्वारा परिबद्ध। तो यहां से क्या हो जाएगा, y का मान यहां से निकलेगा, तो y का मान क्या बन जाएगा, देखो यहां से यदि मैं y निकालूं तो y बराबर हो जाएगा √4√2 का मतलब हो जाएगा 32, ठीक है ना, 4√2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, यही तो आएगा y का मान। तो यहां पर लिख दूं y बराबर 4√2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर और dx हो जाएगा। कोई डाउट यहां तक। अब देखें आगे, 0 से 4 के बाद इसका समाकलन x²/2, 0 से 4। अब इसका समाकलन, इसका सूत्र होता है, हमें पता है सूत्र, देखो क्या सूत्र होता है, तो सूत्र मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जो सूत्र है यहाँ पहले लिख दूं मैं सूत्र, नॉर्मली सूत्र जो क्या होता है, ये हम सूत्र जानते हैं, ठीक है ना, a² माइनस x² dx का सूत्र, ठीक है ना, √a² माइनस x² dx का सूत्र क्या होता है, x/2 a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन, ये a होता है x अपॉन a। ये हो गया इसका सूत्र, यहां पर यूज करेंगे इस सूत्र को और सरल करेंगे इसी सूत्र के अकॉर्डिंग। तो पहले तो 0 से 4 x का हो जाएगा x²/2, ये हो गया 0 से 4। अब इस सूत्र के अकॉर्डिंग x की जगह तो x है ही है, कोई दिक्कत है नहीं, तो x/2 हो जाएगा। a² की जगह 4√2 का स्क्वायर माइनस x² प्लस a²/2, a² का मतलब ये रहा, इसका स्क्वायर/2 का मतलब 32/2, ये किसका मान है, 32 का तो मान है। देखो 4√2 का स्क्वायर/2 का मतलब हो गया 32/2 साइन इनवर्स x/a, और a बराबर कितना है, 4√2 है, और ये लिमिट कहां से कहां जा रही है, 4 से लेकर के 4√2 तक जा रही है, ठीक है। अब सरल करते हैं इसे आगे, देखो तो यहां से 1/2 बाहर आ जाएगा, √2 के अंदर क्या आ जाएगा, x², और यहां पर मैं लिमिट लिख दूं, पहले 4 आ जाएगा यहां पर, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, फिर 0 लिखेंगे तो यहां पर आ जाएगा 0, ठीक है। अब वहां पर देखें 4√2 लिखेंगे पहले, यहां पर लिमिट के अंदर अपर लिमिट यानी ऊपर वाली लिमिट, देखो 4√2 जब मैं यहां लिखूंगा इस वाले पोर्शन में, तो यहां पर जब 4√2 जाएगा तो 4√2 के स्क्वायर में से 4√2 का स्क्वायर जाएगा, तो क्या बन जाएगा 0, यहां पर क्या बन जाएगा, एक तो 0 बन जाएगा। सेकंड नंबर यहां से देखो 2 से कट किया, 32/2, 32/2 का मतलब है 16 साइन इनवर्स 4√2/4√2, ठीक है, माइनस का चिन्ह। अब देखें समझ में आ रहा होगा, पहले 4√2 देखो 2 का भाग दिया 32 में तो हो गया 16, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। फिर इसका तो ये 0 हो ही गया, फिर 4 लिखेंगे माइनस करके यहाँ पर 4 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 4/2 √,
4 अंडर 2 को 32 लिख दो, 32 माइनस यहाँ पर 4 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। क्लियर। फिर यहां से तो ये 16 है, ये साइन इनवर्स तो 4/4 अंडर 2, ये पूरा मान, ठीक है ना, ये इसके लिए पूरा मान हो गया। समझ में आ रहा होगा। आप देखें ये कितना हो गया, 4 चौके 16, 16/2, और यहां से ये तो 0 है, साइन इनवर्स ये पूरा इससे कैंसिल आउट, यानी 1 हो जाएगा। और यहां से देखें इसका सॉल्यूशन, ये यहां से 2, तो 2 कोष्टक यहां से देखो 32 माइनस 16 अंडर रूट में कितना आएगा 16 ही आएगा, और 16 साइन इनवर्स देखो 4 से ये वाला 4 यानी 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका तो हो जाएगा 8, और यहां पर कितना हो जाएगा 16 गुणा साइन इनवर्स 1 का मान π/2, और ये हो जाएगा 2 गुणा 4 16 का, प्लस 16 गुणा साइन इनवर्स 1/√2 किसका मान होता है 1/√2 π/4 का मान होता है, π/4 ही का मान होता है ना 1/√2। ठीक है, तो इसको सरल कर लेते हैं, 8 प्लस ये 2 से कट हुआ तो कितना हो जाएगा 8 पाई, माइनस यहां पर 8 और यहां से 4 चौक 16 4 पाई। ठीक है, तो 8 प्लस 8 पाई, अब सरल कर ही देते हैं इसको, 8 पाई माइनस के 8 माइनस के 4 पाई, 8 से 8 कैंसिल आउट। अब 8 पाई में से 4 पाई जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 4 पाई बचेंगे, और ये क्या हो जाएगा इसका वर्ग इकाई क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21 जिसका उत्तर कितना है 4 पाई आया है। देख लो एक बार क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है, इस रैखिक अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना है। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन आया है ये भी आपके 12th आरबीसी बोर्ड के एग्जाम्पल आया है, एक्सरसाइज नंबर 12 है अवकल समीकरण का ये एग्जाम्पल ही है। और ये एग्जाम्पल किस टाइप का है, ये है जो रैखिक अवकल समीकरण टाइप की दिख रही है, यानी ये रैखिक अवकल समीकरण के अंदर सम्मानित होने वाली समीकरण है। ये जो अवकल समीकरण कौन सी है, रैखिक अवकल समीकरण में सम्मानित होने वाली समीकरण है। जब इसको मानक रूप में बनाएंगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो करते हैं, देखो तो dy dx प्लस 2x tan इनवर्स y माइनस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अभी तो यहाँ पर हमें किसी प्रकार का कोई रूप दिखाई नहीं दे रहा कि कैसे करें, तो अब क्या करेंगे, देखो इसको एक तरफ भेज देते हैं। देखो तो dy dx इनको सिंगल कर देते हैं एक तरफ, इसको इधर की तरफ भेज देते हैं, तो माइनस का 2x tan इनवर्स y माइनस एक्स क्यूब और 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इस 1 प्लस वाई स्क्वायर के इसके यहां पर भेज देंगे अपॉन के अंदर, तो यह हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy dx, और यहां से माइनस का गुणा होगा तो माइनस के 2x tan इनवर्स y और माइनस माइनस प्लस के एक्स क्यूब हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy बाई dx, ये इधर आएगा तो प्लस के 2x tan इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यहां तक हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हमें देखना है कि किसको v माने या t माने, क्योंकि रैखिक अवकल समीकरण में सम्मानित होने वाली समीकरण है ये, तो tan इनवर्स y को क्या मान ले, v मान ले या t मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। tan इनवर्स y बराबर v ले लो। क्लियर, अब इसका अवकलन कर लो, tan इनवर्स y का अवकलन किसके सापेक्ष, देखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो tan इनवर्स y का अवकलन कितना हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और फिर y का किया जाएगा, देखो इसका तो हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर y का क्या करेंगे तो dy अपॉन dx, और इसका कितना हो जाएगा dv अपॉन dx हो जाएगा। क्लियर बात है यहां तक। तो अब देखते हैं इसके अंदर, इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे दूं, इसको 2 दे दूं। ठीक है, अब 1 व 2 से मान लिख दें हम, v का मान यहां से लिख देंगे, यानी tan इनवर्स y की जगह v लिख देंगे, और समीकरण नंबर 1 व 2 से करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से, 1 व 2 से देखो
1 में 2 से क्या हो जाएगा, देखो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, इसकी जगह मान कितना हो जाएगा, dv अपॉन dx हो जाएगा। तो ये तो हो गया मान dv अपॉन dx हो गया, ठीक है। और टेन इनवर्स y की जगह क्या लिख दूंगा मैं, v लिख दूंगा। तो 2x गुणा v बराबर में क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स क्यूब। अब ये जो समीकरण प्राप्त हुई, ये रैखिक अवकल समीकरण की टाइप की प्राप्त हुई, ठीक है ना। तो यहां पर कह सकते हैं कि ये प्राप्त समीकरण, ठीक है ना, प्राप्त जो समीकरण है वो है dy अपॉन dx py इजिकल टू q, ठीक है ना। प्राप्त समीकरण dy अपॉन dx प्लस py इजिकल टू q रैखिक अवकल समीकरण में सम्मानित होने वाली समीकरण है या रैखिक अवकल समीकरण की तरह है, समीकरण की तरह है, ठीक है, इसकी तरह है। ये जो रैखिक अवकल समीकरण है dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q की तरह है। अब आप इसमें देख सकते हो y की जगह बस फर्क कितना है, v तो है और कुछ भी फर्क नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखते हैं p कितना है, p है 2x, q कितना है, qx क्यूब है, क्लियर। अब यहां पर क्या निकाला जाता है, रैखिक अवकल समीकरण में समाकलन गुणक निकाला जाता है, समाकलन गुणन IF इंटीजर इंटीग्रेशन फैक्टर निकाला जाता है, ठीक है। तो IF क्या होगा, देखो IF बराबर यानी समाकलन गुणक बोलते हैं इसे, तो इसका सूत्र होता है e की घात समाकलन p dx, क्लियर। जब p इस dy अपॉन dx आता तो यहाँ पर p dx और dx अपॉन dy होता तो यहाँ पर p dy होता है, ध्यान रखना। अब देखते हैं इसे सरल करते हैं, e की घात p कितना है 2x dx, ठीक है। तो IF कितना हो जाएगा, देखो 2 तो बाहर आ जाएगा और x का समाकलन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 2। तो कितना प्राप्त हुआ हमें, e की घात एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यहां से 2 बाहर आ जाएगा और x का समाकलन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा e की घात एक्स स्क्वायर, इसका क्या आ गया IF प्राप्त हो गया, क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब इसे ये जो समीकरण है, ठीक है, अब देखो कि समीकरण 3 जो ये है, अब देखो इसका हल क्या होता है, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q का हल, ठीक है। हम जानते हैं dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q का जो हल होता है, क्या हल होता है, y गुणा IF गुणा q गुणा IF कह दो, q गुणा IF dx प्लस c, ये हल होता है, क्लियर। हम जानते हैं dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q का हल ये होता है, सिंपल सी बात है। अब किसका समीकरण नंबर 3 का हल, अतः समीकरण नंबर 3 का हल, पी वाई की जगह कितना है, y की जगह v तो है, ये हो जाएगा v। IF कितना है, e की घात एक्स स्क्वायर, e की घात एक्स स्क्वायर, समाकलन का चिन्ह q कितना है एक्स क्यूब, IF कितना है e की घात एक्स स्क्वायर, समाकलन dx प्लस c, ये c हो गया निश्चित समाकलन के हिसाब से, ठीक है। अब सरल करते हैं इसके अंदर, देखो एक्स क्यूब, इधर वाले को सरल करते हैं, इधर वाले को बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, देखो इसको कैसे सरल करेंगे, समझना इस चीज के बारे में। एक्स क्यूब को क्या लिख दूं मैं, देखो एक्स क्यूब को लिख दूं मैं एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना, इसको लिख देता हूं मैं एक्स स्क्वायर गुणा एक्स dx और प्लस c, एक्स dx प्लस c लिख दिया हमने। अब यहां पर सरल करते हैं, देखो एक्स क्यूब को हमने एक्स स्क्वायर गुणा एक्स लिख दिया, जो एक्स क्यूब का मान था आप किसको t मानेंगे, हम t मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, देखो e की घात में भी आ रहा है यहां पर भी आ रहा है, तो माना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t। अब यहां पर क्या आ जाएगा 2x dx बराबर dt, 2x dx बराबर dt। तो यहां से क्या पता चलेगा, x dx बराबर 1/2 dt,
यहां से हम ये वाला मान लिखेंगे इसके अंदर। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो इधर वाला मिटा देता हूं, फिर आगे करते हैं। देखो देखे, यहां पर मान लिख देते हैं। इधर की तरफ तो चल रहा है v गुणा ए की घात एक्स स्क्वायर, तो यहां पर क्या हो जाएगा मान x dx का मान हो जाएगा 1/2 dt, तो 1/2 तो आ जाएगा बार, और एक्स स्क्वायर इसकी जगह क्या लिख दूं मैं, t लिख दूं, t लिख दिया। और ए की घात कितनी हो जाएगी, ए की घात भी t हो जाएगी। और x dx का मान कितना हो जाएगा, dt 1/2 जो हमने बाहर ले लिया है, और प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आया होगा। अब देखें, अब यहां पर ये खंडस समाकलन यानी कि आइलेट थ्योरम लग जाएगी, जिसमें आइलेट में क्या होता है, ILATE, जिसमें आप देखो इनवर्स पहले आता है, फिर लॉगरिथम आता है, फिर अलजेब्रिक आता है, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक आता है, फिर ई आता है, ये सबसे लास्ट में आता है वैसे। तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। तो कौन से खंडस समाकलन से, जो क्या होता है खंडस समाकलन, यदि देखा जाए तो u गुणा v का समाकलन, ठीक है, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानते हैं, तब होता है u एज इट इज v का समाकलन माइनस u का अवकलन v का समाकलन और पूरे का समाकलन। ठीक है, इस प्रकार से इसका होता है u गुणा v का। अब इसमें भी यही प्रोसेस लगाएंगे, तो 1/2 गुणा u कौन है, t, तो t एज इट इज e की पावर t का समाकलन, देखो dt, u की जगह t है, dt अपॉन dt, e की पावर t dt और पूरे का समाकलन, और प्लस का c जो चल रहा है यहां पर, देखिए कितना आएगा 1/2, t अपनी जगह e की पावर t का समाकलन e की पावर t होता है, माइनस इसका कितना हो गया अवकलन t का, अब एक ही होगा ये तो कोई दिक्कत नहीं, इसका e की पावर t समाकलन और वापिस dt प्लस c। इसको और सरल कर लेते, देखो 1/2 t गुणा e की पावर t और इसका e की पावर t प्लस c। ठीक है, कॉमन क्या आ गया, e की पावर t कॉमन आ गया, तो यहां से हो जाएगा t माइनस 1 e की पावर t प्लस c। यहां तक आया होगा समझ में आपको। अब देखो इधर की तरफ जो चल रहा है मान वो सेम ही चल रहा है, v गुणा e की घात एक्स स्क्वायर। अब t की जगह मान लिख दे, एक बार t की जगह मान लिख देते हैं, देखो 1/2, और इधर की तरफ जो मान चल रहा है वो सेम ही मान है, 1/2 हो जाएगा t की जगह मान कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा e की घात एक्स स्क्वायर प्लस c। और यहाँ पर मान क्या, v गुणा e की घात एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मान क्या चल रहा था, v गुणा e की घात एक्स स्क्वायर। अब v की जगह मान क्या था, v हमने किसको माना था, देखो v हमने टेन इनवर्स y को माना था, ध्यान हो तो यहां पर लिख देंगे टेन इनवर्स y गुणा e की घात एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो e की घात एक्स स्क्वायर को यहां पर भाग में भेज दे, जब यहां पर भाग में भेजेंगे तो बचेगा क्या, इधर की तरफ टेन इनवर्स y e की घात एक्स स्क्वायर, इसके भाग में जाएगा तो e की घात एक्स स्क्वायर से e की घात एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, e की घात एक्स स्क्वायर ये वाला बाहर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये वाला भाग इसके अंदर जाएगा तो c बटे e की घात एक्स स्क्वायर, तो c बराबर c e की घात कितने हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा जब इसे सरल करेंगे। ठीक है, तो इस रैखिक अवकल समीकरण का ये हल आ चुका है, टेन इनवर्स y बराबर 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है, यह भी एक अवकल समीकरण है जिसका हल ज्ञात करना है। ठीक है, ये समीकरण भी आपके बुक के अंदर में से ही है, ठीक है, बुक के प्रश्नावली में से। अब देखो इसको कैसे सरल करेंगे, तो ये वाली जो समीकरण ये भी रैखिक अवकल समीकरण है। पिछले वाला क्वेश्चन था रैखिक अवकल समीकरण में समानित होने वाली थी, और ये एग्जैक्टली रैखिक अवकल समीकरण का ही क्वेश्चन है। तो पहले इसे मानक रूप में एडजस्ट करेंगे रैखिक अवकल समीकरण में, तो देखिए कैसे कि 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस e की पावर टेन इनवर्स y dy बाई अपॉन dx dy अपॉन dx। ठीक है,
अब देखो क्या करें, इसका पक्षांतरण करें, तो इसका पक्षांतरण कर देता हूं मैं। तो x माइनस ई की पावर टेन इनवर्स y डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये हो जाएगा माइनस एक प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, अब मैं इसको सिंगल रखता हूं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वन प्लस वाई स्क्वेयर। अब इसके भाग में ये जाएगा, ठीक है, तो ये बनेगा। तो क्या यहां से क्या रैखिक अवकल समीकरण या समीकरण कुछ मानक रूप बन रहा है क्या? तो यहां से तो नहीं बन रहा, तो इसको उल्टा करके देख लेते हैं, dx अपॉन dy करके देख लेते हैं, क्योंकि रैखिक अवकल समीकरण में दोनों प्रकार की होती है, dy अपॉन dx में भी होती है और dx अपॉन dy में। तो फायदा क्या इससे मिलेगा या इससे मिलेगा? तो यहां से तो फायदा मिल नहीं रहा है, क्योंकि यहां पर देखो हर के अंदर डबल मान हो रहे हैं जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि यदि ये अंश में आ जाए तो हम सेपरेट कर सकते हैं, इनका अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसको उल्टा करता हूं, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सेपरेट कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, अलग अलग कर सकते हो, dx अपॉन dy। देखें कैसे कि यहां पर इसका भाग इसमें भी देंगे, तो माइनस एक्स बटे वन प्लस वाई स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस, तो एक ही घात टेन इनवर्स वाई अपॉन कितना हो जाएगा वन प्लस वाई स्क्वेयर। क्लियर है यहां तक? तो अब देखिए इसको पक्षांतरण कर देता हूं मैं इधर की तरफ, तो dx अपॉन dy जब ये इधर की तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, देखो एक बटे एक प्लस वाई स्क्वायर गुणा एक्स, और इधर की तरफ क्या रह जाएगा मान, इधर की तरफ है e की पावर टेन इनवर्स वाई, एक की घात टेन इनवर्स वाई बटे एक प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? इसको चाहो तो आप समीकरण नंबर एक दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्राप्त समीकरण देखी जाए तो ये रैखिक अवकल समीकरण बन गए। कैसी? देखो प्राप्त समीकरण नंबर एक रैखिक अवकल समीकरण कौन सी, dx अपॉन dy p गुणा x इजिकल टू क्यू, यानी px इजिकल टू क्यू, इस टाइप की देख सकते हो आप। dx अपॉन dy, ये रहा x, ये हो गया p, तो फिर ये क्या हो गया q हो गया। ठीक है, प्राप्त समीकरण नंबर एक रैखिक अवकल समीकरण dx अपॉन dy प्लस px बराबर q के रूप की है, इसके रूप की है। ठीक है, अतः p क्या होगा, q क्या होगा, अतः p बराबर हो जाएगा एक बटे एक प्लस वाई स्क्वेयर, एक बटे एक प्लस वाई स्क्वेयर। क्यू कितना हो जाएगा, एक की घात टेन इनवर्स वाई बटे एक प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, ये हो गया पी और क्यू। एक चीज ध्यान रखना होता है कि यहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना होता है, तो जब dx अपॉन dy करते हैं तो p और q के जो फलन होते हैं y के रूप में होते हैं, लेकिन dy अपॉन dx होता है तो p और q के फलन x के रूप में होता है। ये इनका कंफ्यूजन क्लियर करना होता है, तो ये डिफरेंट होता है दोनों के अंदर। ठीक है ना, जब dx अपॉन dy बनाते हैं तो p q कौन से फलन के रूप में होते हैं, y के रूप में। देखो आ ही रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। तो अब इसका IF निकाल लेते हैं। IF क्या होता है, एक की पावर समाकलन p dx, तो एक की घात वो p जो है एक बटे एक प्लस वाई स्क्वेयर। अब dx नहीं होकर यहां पर क्या आ जाएगा dy। क्लियर बात है ना, यहां से पता भी चल रहा है p और q y के रूप में बनाया, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा dy। समझ रहे हो यहां पर? अब देखो एक की घात एक बटे एक प्लस वाई स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा एक की घात टेन इनवर्स वाई, इसका समाकलन होता है एक की घात टेन इनवर्स वाई, एक बटे एक प्लस वाई स्क्वायर का समाकलन टेन इनवर्स वाई, अवकलन का उल्टा हो गया। अब जो समीकरण रैखिक अवकल समीकरण dx अपॉन dy, इसका हल क्या होता है? ठीक है, रैखिक अवकल समीकरण dx अपॉन dy px बराबर q का हल क्या होता है, x गुणा IF q गुणा
आई एफ डी वाई प्लस सी होता है इसका, यानी उस मानक रूप का हल ये होता है। तो फिर इसका क्या हल होगा, यानी इस वाले समीकरण नंबर 1 का हल क्या होगा। अतः समीकरण नंबर 1 का हल इस 1 का हल करते हैं, ठीक है ना। तो x गुणा आई एफ कितना आया, e की घात tan इनवर्स y। q कितना है, तो q है a की घात tan इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वेयर, क्लियर, गुणा आई एफ कितना है, e की घात tan इनवर्स y dy प्लस का c। सिंपल सा लॉजिक है, कोई दिक्कत ही नहीं यहां पर। अब आपको करना क्या है, देखो आई एफ प्राप्त हो चुका है। अब यहां पर e की घात tan इनवर्स y, तो ठीक है tan इनवर्स y को t मान लो, सिंपल सी बात है। तो माना tan इनवर्स y बराबर t, इसको जैसे t मानोगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका अवकलन dy इज इक्वल टू dt, ये होगा इसका अवकलन। अब देखो इसको आगे करते हैं, तो यहां पर मैं मिटा देता हूं, देखो तो अवकलन करते हैं, यहां पर जो मान है वो लिख देते हैं, x गुणा e की घात tan इनवर्स y। अब देखते हैं उसमें e की घात tan इनवर्स y, तो a की घात t, ठीक है। और ये वाला मान ये इसके साथ चला जाएगा, देखो ये इसके साथ चला जाएगा, dy के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पर e की पावर t गुणा e की पावर t, तो e की पावर कितनी हो जाएगी 2t, और ये हो जाएगा dt प्लस c। तो e की पावर कितनी लिख दूं, यहाँ पर 2t लिख दूं, सीधी बात है। a की पावर कितनी हो जाएगी t प्लस t 2t, तो a की पावर 2t गुणा dt, यहां तक हो गया, ठीक है। देखो अब a की पावर 2t का समाकलन, a की पावर 2t अपॉन, अब समाकलन में जो चर के पास गुणा होता है वो भाग में आ जाता है, जबकि अवकलन में तो आगे आ जाता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो प्लस का c, ये इसका समाकलन हो गया। अब वापस t की जगह मान लिख दो, तो 2t की जगह मान हो जाएगा tan इनवर्स y बटे 2 प्लस c, ठीक है। और यहां पर मान चल रहा है x गुणा e की घात tan इनवर्स y मान चल रहा है। अब ये वाला भाग में चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा e की घात, देखो tan इनवर्स y, इसको 2 बार लिख दो वापिस, tan इनवर्स y बटे 2, जब ये भाग में चला जाएगा तो e की घात tan इनवर्स y c बटे e की घात tan इनवर्स y। देखो ये वाला पद इस वाले पद से कैंसिल आउट, तो x बराबर कितना आ गया, देखो e की घात tan इनवर्स y बटे 2, और यहां पर हो जाएगा c गुणा e की घात हो जाएगी माइनस tan इनवर्स y। ये इसका हल हो चुका है आंसर के रूप में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्या है, सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। ये आपके एक्सरसाइज नंबर 8 यानी कि अवकलज के अनुप्रयोग के लास्ट वाले एक्सरसाइज के उदाहरण ही है, ठीक है ना। और ये मैंने जब ऑफलाइन क्लास ली थी तो बताया था कि ये 100% आने वाला है क्वेश्चन, और ये आया है, ये पहले भी बोर्ड के अंदर आ चुका है, ठीक है। अब देखो कैसे इसको सरल करेंगे। तो tan इनवर्स यहाँ पर क्या बोला है, सिद्ध कीजिए दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण, ठीक है ना, शंकु का अर्धशीर्ष कोण। तो शंकु बना लेते हैं, ये शंकु है, अब देखो सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई, मान लो ये जो तिर्यक ऊंचाई है l हमें दे रखी है, ये क्या है, दी गई है, यानी कि ये नियत हो गई, जो चीज दे रखी होती है नियत होती है। और ये इसकी त्रिज्या ले लो, यहां पर इसको c बिंदु ले लेता हूं, त्रिज्या हो गई r और इसकी ऊंचाई
एच, ये वाली इसकी ऊंचाई, और इसका अर्धशीर्ष कोण यही होगा सी पर, ये हो जाएगा इसका अर्धशीर्ष कोण। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई L जो नियत है, इसकी त्रिज्या R है, ऊंचाई H है। माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है? L। L नियत है, नियत का मतलब हमें दे रखी है, जो चीज दे रखी होती है वो नियत है। क्यों लिखा हुआ ना दी गई तिर्यक ऊंचाई, इसका मतलब तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, जो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये नियत है। वे त्रिज्या R, वे ऊंचाई क्या है? H है। ठीक है, तो अब समझना, त्रिभुज COB, यहां पर ये 90 डिग्री वाला है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज COB में समकोण त्रिभुज COB में हम क्या करेंगे, R और H को L के टर्म में निकालेंगे, क्योंकि R और H तो नियत नहीं है, जो हमने चर माना है, तो इसको हम L के टर्म में निकालेंगे। ठीक है, अब देखो किस प्रकार से, कि यहां पर यदि देखा जाए तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो ये L हो गई, ये वाली कर्ण हो जाएगी, और ये वाली क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। ठीक है ना, ये लंब, ये कर्ण और ये आधार। तो पहले लंब और कर्ण के रूप में सूत्र साइन थीटा लगा देते हैं। तो साइन थीटा बराबर L बटे के, L का मतलब R और K का मतलब L, तो R कितना आ जाएगा? तो R बराबर हो जाएगा L साइन थीटा। क्लियर, ये तो हो गया R का मान। इसी प्रकार कोस थीटा में लेता हूं, तो कोस थीटा बराबर कितना आ जाएगा? H बटे L, तो H बराबर क्या हो जाएगा? L कोस थीटा। तो R भी आ गया और H भी आ गया। अब निकालना क्या है? महत्तम आयतन, शंकु का आयतन, उसे क्या करना है? मैक्सिमम करना है। जो भी चीज को मैक्सिमम करना होता है उसका क्या किया जाता है? अवकलन करके 0 के बराबर करके मान निकाला जाता है। फिर उसका डबल अवकलन के अंदर मान देखा जाता है कि डबल अवकलन का यदि प्लस हुआ तो वो चीज न्यूनतम होगी, और डबल अवकलन का मान माइनस हुआ तो वो चीज अधिकतम होगी। क्लियर, यही तरीका होता है इसे क्वेश्चन को सरल करने का। तो यहां पर देखो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन देखते हैं क्या होता है। शंकु का आयतन V बराबर लिख देता हूं मैं 1/3 पाई R स्क्वायर H, ये होता है शंकु का आयतन। अब इसमें R और H की वैल्यू रख देते हैं, R व H लिखने पर, तो 1/3 पाई, R का मान कितना है? L साइन थीटा, और H का मान कितना है? L कोस थीटा है। अब 1/3 पाई L साइन थीटा का स्क्वायर L कोस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? 1/3 पाई L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और L गुणा कोस थीटा, तो कितना हो जाएगा? V बराबर 1/3 पाई L स्क्वायर, L कितना हो जाएगा? L क्यूब हो जाएगा, और अंदर क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा। अब किसके सापेक्ष अवकलन कर लें? थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो क्या होगा? dv अपॉन डी थीटा, तो 1/3 पाई L क्यूब, ये तो क्या अचर है? 1/3 पाई L क्यूब, ये अचर हो गया। अब यहां पर साइन स्क्वायर थीटा का अवकलन पहले, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा को जाएगा 2 साइन थीटा। ठीक है, घात का अवकलन हो गया, पहले 2 आगे आ गया, फिर साइन थीटा, फिर साइन थीटा का खुद का अवकलन कोस थीटा, और यहां पर पहले से क्या है? कोस थीटा दिया हुआ है, प्लस इस बार साइन स्क्वायर थीटा को वहीं रख देते हैं, और कोस थीटा का कितना हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। देखो कि इस बार साइन स्क्वायर को वहीं रख देते हैं और कोस थीटा का कर लेते हैं, जो क्या हो जाएगा? माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। अब इसको सरल कर देते हैं, देखो 1/3 पाई L क्यूब, ये कितना हो गया? 2 साइन थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो गया? साइन क्यूब थीटा। ठीक है ना, ये कितना हो गया? साइन क्यूब थीटा हो गया। अब देखते हैं इसमें,
यहां पर अब आप चाहो तो इसका डबल अवकलन भी कर लो, ठीक है ना। वापिस समीकरण नंबर 1 का इसको कह दो समीकरण नंबर 1, इसका डबल अवकलन करने पर का पुणे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब देखो थीटा के सापेक्ष पुनः अवकलन कर लो तो रह जाएगा यहां पर d2v अपॉन डी थीटा स्क्वायर 1/3 पाई एल क्यूब, ठीक है। तो 2 साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यहां पर इसका अवकलन करते देखो, मान लो 2 साइन थीटा का करेंगे तो यहां पर हो जाएगा कोस थीटा और यहां पर है पहले से ही कोस स्क्वायर थीटा, क्लियर है। प्लस यहां पर चाहो तो यहां पर ब्रैकेट लगा के आप ऐसे भी दर्शा सकते हैं इसको, ठीक है। इसका कर रहे हैं तो साइन थीटा का हो गया कोस और कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज हो गया। फिर यहां पर कोस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा, साइन थीटा को वहीं रख देते हैं और कोस स्क्वायर थीटा का 2 कोस थीटा और कोस थीटा का हो जाएगा माइनस के साइन थीटा, ठीक है। तो ये वाला हो गया इसका तो कंप्लीट, माइनस साइन क्यूब का 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा। ये हमने कर लिया यहां तक डबल अवकलन, और इसको एडजस्ट करके देख लेते हैं, पूरा इसको लिख लेते हैं एक बार अच्छे से। तो 1/3 पाई एल क्यूब, अब यहां से देखो क्या मान बना, 2 कोस क्यूब थीटा प्लस यहां पर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, यहां पर फिर हो जाएगा माइनस, यहां पर है 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा, ये मान बन गए यहां पर, ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें, अब यहां पर देखा जाए तो कोस थीटा कॉमन ले सकते हो, कोस थीटा क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो 1/3 पाई एल क्यूब, क्यों यहां पर भी कोस थीटा यहां पर भी कोस थीटा और यहां पर भी कोस थीटा, तो कोस थीटा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखो 2 कोष्टक कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और -3 साइन स्क्वायर थीटा, इसको और सरल कर लो, 1/3 पाई एल क्यूब कोस थीटा, इसको पूरा सरल करते हैं तो हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 4 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर बात है यहां तक, तो देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है ना। यहां पर हमने क्या किया, यहां पर देखो 3 साइन स्क्वायर थीटा चल ही रहा है, तो यहां से 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, तो 1/3 पाई एल क्यूब कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा कितने हो जाएंगे 7 साइन स्क्वायर थीटा, ये मान हो जाएगा समीकरण नंबर 2 का, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा। अब शंकु का आयतन महत्तम होगा तो उसका डीवी अपॉन डी थीटा को 0 के बराबर करेंगे, महत्तम या न्यूनतम होने के लिए। तो क्या करते हैं डीवी अपॉन डी थीटा बराबर 0, तो डीवी अपॉन डी थीटा को 0 के बराबर करने का मतलब ये वाला मान पूरा का पूरा 0 के बराबर, तो मैं इसको इस साइड में लिख देता हूं, इसको मिटा देता हूं, देखो देखो, तो डीवी अपॉन डी थीटा बराबर 0, तो कौन 0 हो गया, डीवी अपॉन डी थीटा का मान जो है 1/3 पाई एल क्यूब 2 साइन थीटा गुणा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा बराबर
0। ठीक है, तो ये तो अचर है तो बाहर चला जाएगा, तो यहां से क्या कॉमन आएगा, साइन थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो सरल करते हैं, साइन थीटा, और यहां पर देखो अंदर की तरफ इसको चाहो तो साइन स्क्वायर में चेंज कर दो, तो कितना हो जाएगा 2 कोस तक 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा 2 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। कोई डाउट नहीं यहां तक। अब देखो साइन थीटा बराबर 0 हो जाएगा एक तो, और एक हो जाएगा 2 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। ठीक है, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा जब इसको इधर भेजेंगे तो यहां पर 2/3 बनेगा, और साइन थीटा बराबर क्या बनेगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2/3। लेकिन हमें देखो टेन इनवर्स अंडर रूट 2 आ रहा है, इसका मतलब टेन थीटा तो प्लस में आ रहा है, तो साइन थीटा भी प्लस में रखेंगे, तो प्लस के साइन थीटा बराबर अंडर रूट 2/3 है। तो कोस थीटा कितना बनेगा, देखो ध्यान से देखना कि साइन थीटा बराबर अंडर रूट 2/3 है, तो कोस थीटा का मान क्या बन जाएगा, यदि मैं कोस थीटा को सरल करूं, इसको L/K के हिसाब से मानूं, ठीक है ना, तो कोस थीटा क्या बनना चाहिए, कोस थीटा आधार बटे कर्ण। अब देखो अंडर रूट आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट का देखो 3 माइनस 2 यानी 1 हो जाएगा आधार का, और कर्ण कितना रहेगा अंडर रूट के 3। कैसे, देखो इसको यदि आपको समझना है तो सीधी बात है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर कितना, देखो 1 माइनस साइन थीटा का मान अंडर रूट 2/3, तो कॉस थीटा बराबर कितना, 3 में से 2 गया 1, तो 1/√3, तो कॉस थीटा का मान ये हुआ और साइन थीटा का मान ये हुआ। ठीक है, तो साइन थीटा का मान भी आ गया, कॉस थीटा का मान भी आ गया। अब इसे हमें समीकरण नंबर 2 में लिखना है और चेक करना है कि समीकरण d2v अपॉन डी थीटा स्क्वायर का मान क्या आ रहा है। मैथ में है तो वहां पर माइनस आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखें समीकरण नंबर 2 से, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब समीकरण नंबर 2 से d2v अपॉन डी थीटा स्क्वायर 1/3 पाई एल क्यूब, बाहर क्या है कोस थीटा, जिसका मान कितना 1/√3, अंदर क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा, और 7 साइन स्क्वायर थीटा। सरल करते हैं इसे, देखो 1/3 पाई एल क्यूब, तो ये तो हो जाएगा 2/3 करने से, क्यों √3 का 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहां से 2 अंडरूट हट जाएगा, तो 7 दूनी 14/3, तो 1/3 पाई एल क्यूब 1/√3, यहां पर कितना देखो 2 माइनस 14, तो माइनस के 12/3। ठीक है, तो 3 से कट कर देते तो कितना हो जाएगा 4 माइनस के 4, तो यहां पर कितना रिजल्ट आया देखो, तो यहां पर रिजल्ट आ गया माइनस के 4/3 अंडरूट 3 पाई एल क्यूब। अब ये मान क्या है d2v अपॉन डी थीटा स्क्वायर, जो कैसा आया लेस देन आया। यहां से क्या पता चला कि d2 अपॉन डी थीटा स्क्वायर, जहां पर साइन थीटा बराबर हमने रखा था √2/3 और कॉस थीटा बराबर रखा था 1/√3, इसका मान कैसा आया लेस देन। अतः साइन थीटा बराबर √2/3 पर शंकु का आयतन यानी आयतन v क्या होगा
महत्तम होगा, महत्तम का मतलब अधिकतम होगा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर √2/3 है। तो अब आपको करना क्या, टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा कैसे निकलेगा देख लेते हैं, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर साइन बटे कोस, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो साइन का मान √2/3 और कोस का मान 1/√3। देखो 1/√3 से 1/√3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्राप्त कितना आएगा, √3 ही आएगा, √2 ही आएगा। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स √2, जो हमें सिद्ध करना था, ये हो चुका है सिद्ध। तो एक बार इसको अच्छे से समझ के देख लो। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है, निम्न रैखिक प्रोग्राम समस्या को आलेख की विधि से सरल करना है। उद्देश्य फलन का मान है 2x + 3y, जिसे अधिकतम करना है। और ये व्यवरोध दे रखे हैं 4x + 6y <= 60, 2x + y <= 20, x <= 0, y <= 0। ये हो गई ऋणात्मक व्यवरोध, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन भी जो आया है आपके 15वीं प्रश्नावली रैखिक प्रोग्राम समस्या LPP का कौन सा है, उदाहरण ही है, ठीक है। तो कैसे सरल करेंगे, तो समझना से ये आलेख की विधि है, नहीं आपको इसमें आलेख दिया हुआ होगा, ठीक है। तो कैसे देखो, आलेख का मतलब आपको ग्राफ पेपर दे देंगे, उस पर ग्राफ बनाना होगा। अब इसको करने के लिए देखते हैं कि अधिकतम फलन z बराबर 2x + 3y, और यहाँ पे व्यवरोध दे रखे हैं, तो इन व्यवरोधों के द्वारा प्रदर्शित क्षेत्र निकालेंगे। तो पहला इसी के अंदर असमीका कौन सी, 4x + 6y <= 60 द्वारा प्रदर्शित क्षेत्र, ठीक है ना। तो इस असमीका को समीकरण में बदलने पर, असमीका को किसमें, समीकरण में बदलने पर, तो 4x + 6y = 60। अब x बराबर 0 रख दो, तो x बराबर 0 पर y बराबर, देखो x 0 हुआ तो 6 का भाग 60 में लगेगा, तो 10, और y बराबर 0 पर x कितना आएगा, देखो y जैसे 0 लिखोगे तो 4 का भाग 60 में 15 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहां से सारणी बना दो इसकी एक्स वाई, यानी कि 15 जब y 0 किया और x 0 किया तो यहां से कितना आया, 10 आया, ठीक है ना। यानी बिंदु A ले लो आप 15,0 और B ले लो 0,10, ठीक है। ये हुआ इसी के अंदर। अब क्या लिखेंगे इसके अंदर कि इन दोनों को मिलाकर आलेख खींचने पर, ए बी को मिलाकर आलेख खींचता जाता है, मिलाकर आलेख खींचने पर, ठीक है। अब मूल बिंदु प्रतिस्थापित करेंगे इसके अंदर, मूल बिंदु पर असमीका, मूल बिंदु पर असमीका का चिन्ह देख लेते हैं, ठीक है ना। असमीका मूल बिंदु पर असमीका क्या आएगी, तो मूल बिंदु पर असमीका मूल बिंदु रख के देखते हैं, तो क्या आएगा, यानी कि 0 का मान 60 से कम, इसका मतलब इस असमीका का हल क्षेत्र क्या होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। अतः असमीका का हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, बिंदु की ओर होगा, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी सेकंड असमीका जो है उसका हल क्षेत्र देख लेते हैं, क्या है, 2x + y, बी से परिबद्ध यहां इसे प्रदर्शित क्षेत्र, ठीक है ना। तो यहां से पहले इसको समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलने तो 2x + y = 20, तो x बराबर 0 पर y बराबर 20 तथा y बराबर 0 पर x बराबर 10, ठीक है। ये मान प्राप्त हुआ है, देखो
अब यहां देख लेते हैं, x की जगह मान देखो पहले ये लिख देते हैं 10,0 और 0, यहां पर x यदि 0 लिखा तो y बराबर कितना आया 20 आया। तो C बिंदु तो ये हो गया और D बिंदु ये हो गया, यानी C और D कितना आ जाएगा, C लिख देंगे 10,0 वे D कितना है 0,20। तो वे C वे D को मिलाकर आलेख खींचने पर सीधी सी बात है, मिलाकर क्या करेंगे आलेख खींचेंगे, आलेख खींचने पर। अब देख आलेख खींचने पर साथ में मूल बिंदु की स्थिति देख लेते हैं कि समीकरण हल क्षेत्र किधर की ओर होगा, मूल बिंदु पर तो 2 कोष्टक 0 + 0 इस लेस देन कितना है 20। तो क्या हुआ 0 का मान 20 से छोटा, जो बात कैसी है सत्य है। अतः ए समीकरण का हल क्षेत्र, ए समीकरण का हल क्षेत्र किधर की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा, सीधी सी बात ये, ठीक है। थर्ड नंबर है समीकरण यानी ऋणोत्तर व्यवरोध, जिसका हल क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश होगा, बस द्वारा प्रदर्शित क्षेत्र क्या होगा प्रथम चतुर्थांश होगा, सीधी बात है। इसका क्या होगा प्रथम चतुर्थांश जो होगा वो इसका प्रदर्शित क्षेत्र होगा। ये तीसरी लाइन इसी के अंदर तीसरा हो गया ऋणोत्तर व्यवरोध का। अब यहां पर ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो देखें यहां पर ये हो जाएगा मूल बिंदु और पैमाना क्या हो जाएगा, देखो पैमाना x अक्ष पर और y अक्ष पर दोनों जगह ले लेंगे। पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 इकाई और y अक्ष पर भी 1 सेंटीमीटर बराबर 5 इकाई, 5 इकाई का पैमाना ले लेते हैं। कारण देख लो 5, 10, 15, 5, 10, 15, 20 ऐसे चल रहा है इसके अंदर मान। तो यहां पर मान लो ये 5 और ये 10, 15, 20, तो यहां पर ले लो 5, 10, 15 और 20, ठीक है। अब करते हैं इसके अंदर, देखो पहला बिंदु 15,0, पहला बिंदु क्या है 15,0 ए। बी कितना है, बी है 0,10, 0,10, 0,10, इनको मिला दो तो ये लाइन मिल जाएगी, ठीक है। और यहां पर ये कौन सी लाइन है 4x + 6y, जिसका मान 7 से छोटा या कम है, ये वाली लाइन हो गई। सेकंड नंबर के लिए देखो 2x + y, इसके लिए कौन सा है 10,0, तो ये हो जाएगा 10,0। ये सी बिंदु 10,0, डी क्या है 0,20, ये हो जाएगा डी बिंदु 0,20। अब इसको मिला दो, कुछ इस प्रकार से मिलेगी ये लाइन, ठीक है। तो यहां पर ये कौन सी लाइन थी 2x + y इज लेस देन इक्वल टू 20, यानी 20 से कम, ये वाली लाइन हो गई। यहां पर डी बिंदु भी आ गया। अब यहां पर तीनों चतुर्थांश के द्वारा देखो मूल, यहां पर परिबद्ध क्षेत्रफल निकाल देते। देखो इसमें क्या कह रहा है कि ए समीकरण का परिबद्ध क्षेत्रफल क्या आएगा, हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा और इसके द्वारा प्रथम चतुर्थांश है। देखो ये तो हुआ प्रथम चतुर्थांश, ये थर्ड वाली है समीकरण ऋणोत्तर व्यवरोध के द्वारा, जो यहां पर क्या बताता है ये वाला
y इज ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर बताता है x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। ध्यान रखना ये उल्टा बताता है, यहाँ पर ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये बताता x ग्रेटर देन, क्योंकि y की देखो y x तो ऊपर की तरफ है और x अक्ष इधर की तरफ है, इसलिए यहाँ पर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऊपर की तरफ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इधर की, यानी पहला चतुर्थांश हो गया। अब पहला ए समीका है मूल बिंदु की ओर हल क्षेत्र होगा, यानी पहले ए समीका ये रही, इसके मूल बिंदु की ओर इधर की तरफ देखो, मूल बिंदु की ओर देखा जाएगा तो ये इधर की तरफ हल क्षेत्र होगा, ठीक है ना। दूसरी वाली का भी हल क्षेत्र क्या है, मूल बिंदु की ओर, तो इसका भी हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर देखो। तो यहां से क्या पता चला कि इन दोनों के हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर है, तो उभयनिष्ठ क्षेत्र कौन सा हो गया, यानी उभयनिष्ठ का मतलब सुसंगत हल ये वाला हिस्सा हो जाएगा, ठीक है, ये हिस्सा प्राप्त हो गया। अब बात आती है तो ये हिस्सा आया, तो फिर ये वाला क्या कौन सा बिंदु है, तो इस बिंदु को मैं ले लेता हूं ई, जो कैसे निकलेगा, दोनों समीकरण के द्वारा ज्ञात होगा, यानी समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 के द्वारा। मान लो इसको समीकरण नंबर 1 जो ए समीकरण के द्वारा बनाई गई है और दूसरी समीकरण नंबर इसको कह देते हैं 2, तो समीकरण नंबर 1 व 2 से 1 व 2 से क्या होगा, ये दोनों के हल प्राप्त होंगे। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से देखें, समझ में आ रहा होगा आपको ये ई कैसे प्राप्त हुआ, ये दोनों समीकरणों का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो देखो एक तो कितनी है 4x प्लस 6y जिसका मान है 60, ठीक है, और दूसरी कितनी है समीकरण नंबर ये है 2x प्लस y बराबर 20। तो यदि मैं इस समीकरण को किससे गुणा करा दूं, 2 से गुणा करा दूं तो कितना मान आएगा, देखो 4x प्लस वाई, यानी इस समीकरण नंबर को 2 को मैं 2 से गुणा करवा देता हूं, तो 2 गुणा समीकरण नंबर 2 से, ठीक है ना। तो समीकरण 1 व 2 गुणा समीकरण नंबर 2 से, तो इसको 2 से गुणा कराए तो कितना आया 4x प्लस 2y बराबर 40। देखो कितना आ जाएगा, पूरा कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा 4y, तो 60 में से 40 जाएगा तो 20, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5, 5 चौके 20 हो जाएगा। क्लियर, y का मान प्राप्त हो चुका है। तो x का मान समीकरण नंबर 2 से y का मान प्राप्त हो चुका, तो x का मान क्या हो जाएगा, अतः समीकरण नंबर 2 से x का मान क्या निकलेगा 2x प्लस 5 बराबर 20, तो 2x बराबर 20 में से 5 जाएगा तो 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15/2 प्राप्त हो जाएगा। तो ई बिंदु क्या प्राप्त हो गया, तो ई बिंदु जो मिला है हमें वो है 15/2 और 5, तो ई कितना गया 15/2 और 5 प्राप्त हो गया है। क्लियर हुआ यहां तक, तो यहां तक देखो, एक बार लिखना चाहो तो लिख लो, फिर इसको थोड़ा सा मिटा के आगे बताता हूं, ठीक है। देखो तो यहां से देखने पर पता चल रहा है कि जो सुसंगत हल क्षेत्र आया है वो कैसा परिबद्ध है, ओ सी ई बी के द्वारा, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे जो सुसंगत हल क्षेत्र आया है वो आया हमारे पास ओ सी ई बी परिबद्ध है, कैसा है परिबद्ध है, ठीक है। अतः इनके कोणीय बिंदु निकाल लेते हैं, तो देखो कोणीय बिंदु यानी वो सारणी बना लेते हैं हम, x निर्देशांक y निर्देशांक और z उद्देश्य फलन, z जो क्या मान था, z का क्या मान था, z था हमारे 2x प्लस 3y, z क्या था, z हमारे था 2x प्लस 3y, ये था हमारा z का मान, ठीक है ना, ये z का मान था। अब यहाँ पर कोणीय बिंदु कौन कौन से आए, ओ सी ई बी, तो ओ आ गया कोणीय बिंदु, तो हो गया 0 और 0,
तो z का मान कितना आ जाएगा, यहाँ 0 0 लिखेंगे तो z बराबर 0। ठीक है, सी बिंदु, सी कितना आया, सी है 10,0, तो यहां से 10 लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे तो z बराबर कितना गया, 20 आ गया। ठीक है, ओ सी ई कितना आएगा, देखो ई देखे, ई कितना आएगा, ई देखें तो ई है 15/2 और दूसरा है 5, तो यहां पर 15/2, देखो 2 से 2 कैंसिल 15 और यहां पर भी 15, तो z कितना गया, यहां पर 30 आ गया। और b देखें तो b कितना है 0,10, तो z कितना आ जाएगा, यहां पर 0 यहां पर 10 लिखेंगे तो 30। और ये दोनों ही मान कैसे हैं, ये दोनों के दोनों मान मैक्सिमम है, दोनों कैसे मान है, अधिकतम मान है, मैक्सिमम मान है। ठीक है ना, दोनों मान अधिकतम है। क्या पूछा था, z अधिकतम कहां पर प्राप्त होगा, z बराबर e और b पर अधिकतम प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब इस उद्देश्य फलन या इस रैखिक प्रोग्राम समस्या का हल क्या है, इस रैखिक प्रोग्राम समस्या का ई भी आ रहा है, बी आ रहा है, इसका मतलब ई और बी को मिलाने वाला प्रत्येक बिंदु यहां से लेके यहां तक का प्रत्येक बिंदु क्या कहलाएगा, इस रैखिक प्रोग्राम समस्या का हल कहलाएगा। तो यहां पर लिखेंगे कि यहां z मैक्सिमम यानी z अधिकतम ई वे बी, z मैक्सिमम बराबर कितना रहा 30, यहां z मैक्सिमम बराबर 30, z का अधिकतम मान 30, जो ई वे बी दोनों बिंदुओं पर, कौन से, ई वे बी दोनों बिंदुओं पर प्राप्त हो रहा है, अतः इस रैखिक प्रोग्रामन समस्या का हल ई व बी को मिलाने वाली रेखा का प्रत्येक बिंदु होगा, अतः इस एलपीपी रैखिक प्रोग्रामन समस्या का, एलपीपी का, ठीक है ना, रैखिक प्रोग्रामन समस्या का जो हल होगा, इष्टतम हल या हल, ठीक है ना, रैखिक प्रोग्राम समस्या का हल बिंदु ई व बी को मिलाने वाले, ई व बी बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का क्या होगा, प्रत्येक बिंदु होगा, रेखाखंड का प्रत्येक बिंदु होगा, ठीक है। तो अतः एलपीपी का हल कितना हो गया, रैखिक प्रोग्राम समस्या का हल के हल अनंत हल होंगे, ठीक है ना, का हल क्या होगा, अनंत हल होगा। बस ये इसका था कारण, देख लो कि z मैक्सिमम 30 दोनों बिंदुओं पर आ रहा है, इसका मतलब e और b यहां से यहां तक का जो भी बिंदु आएगा इस रैखिक प्रोग्राम समस्या का z का मान अधिकतम ही प्राप्त होगा, z मैक्सिमम बराबर 30, तो e व b दोनों बिंदुओं पर प्राप्त हो रहा है। इस एलपीपी का हल क्या हो गया, बिंदु e व b को मिलाने वाले रेखाखंड का प्रत्येक बिंदु होगा, अतः एलपीपी इस रैखिक प्रोग्राम समस्या का हल क्या होगा, अनंत हल होगा। तो ये इसका सॉल्यूशन है। क्लियर, एक बार देख लो इसे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 सरल कर लिए हैं, खंड जो सी है वो कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो के अंदर हम खंड डी क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।